सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह, समान विज्ञान भौतिकी से आज 11th लेक्चर जो कि एसआई के मूल मात्रक की परिभाषा से है, उसमें हम पढ़ेंगे कैंडेला, एम्पियर तथा मोल के संबंध में। ये बच्चों सामान्य विज्ञान का क्लास है और सामान्य विज्ञान की क्लास मूलतः एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आरपीएफ सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों आज के क्लास में पढ़ेंगे एम्पियर। तो एम्पियर क्या है? एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा के लिए हम लोग एम्पियर ए शब्द का प्रयोग करते हैं, कैपिटल ए, और जितने भी वैज्ञानिक नाम से संबंधित हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से ही प्रयोग में लाते हैं। तो जैसे एम्पियर को ए से सूचित किया गया है, तो एम्पियर क्या है? यह विद्युत धारा का मात्रक है। ये विद्युत धारा का मात्रक है। एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे व समानांतर तारों में प्रवाहित होती है। सीधे लंबे मतलब कि अनंत लंबाई के तार सीधे लंबे समानांतर तारों में प्रवाहित होती है। तो मतलब कि धारा और इन 2 तारों के प्रति लंबाई पर लगने वाला बल अगर 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन है, दोनों में धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों में धारा। तो मतलब 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ये दूरी जो है दोनों तार की बीच की दूरी 1 मीटर हो, 2 सीधे लंबे व समानांतर तार, ये दोनों तार जो है सीधे हैं, लंबे हैं, समानांतर हैं, में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगता है वो 2 गुना 10 के पावर -7 न्यूटन का बल लगता है। इनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो इतना उत्पन्न होता है, तो कहेंगे कि विद्युत धारा जो है वो 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पियर मतलब फिर से समझ लीजिए कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में, ये दोनों तार निर्वात में है, निर्वात में, और 1 मीटर की दूरी पर, इन दोनों का जो बीच का दूरी होता है वो 1 मीटर का होता है। 2 सीधे लंबे समानांतर तार, ये दोनों ए तार हैं और ये बी तार हैं, में प्रवाहित होने पर जो विद्युत धारा इनमें प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन। इतना न्यूटन का बल उत्पन्न कर रहा है, तो कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यह हुआ एम्पियर की परिभाषा। तो अब जो है ये एम्पियर की परिभाषा हो गई। अब कैंडेला 6 जो है वो कैंडेला है। कैंडेला का परिभाषा क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए है कैंडेला। तो बच्चों कैंडेला, तो कैंडेला छठा जो है हमारा कैंडेला है। एक कैंडेला तल के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। किसी तल, कोई तल के लंबवत दिशा में ज्योति तीव्रता है। यह कृष्णिका, जैसे यह कृष्णिका के 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1 बटा इतना भाग है, 1/6 लाख, 1/6 लाखवां भाग है। फिर बच्चों ये बहुत पुराना परिभाषा है कैंडेला का। बाद में 1979 में कैंडेला को पुनः परिभाषित किया गया और एक कैंडेला किसी दिशा में किसी स्रोत के कारण वह ज्योति तीव्रता है जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज के एक वर्णीय विकिरण को उत्सर्जित करे, जिसकी उस दिशा में विकिरण तीव्रता इतना 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन हो। तो ये जो है ये कैंडेला का परिभाषा है और ये 1979 के अनुसार ये परिभाषा नया बना है। मतलब कि किसी स्रोत के कारण वह ज्योति तीव्रता है एक कैंडेला जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज के एक वर्णीय विकिरण को उत्सर्जित करे। मतलब इतना हर्ट्ज के विकिरण को अगर उत्सर्जित करता है जिस
कि उस दिशा में विकिरण तीव्रता 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन हो तो उसको हम लोग कहेंगे एक कैंडेला। तो इस चीज को हम लोग कैंडेला के रूप में परिभाषित किया गया है, उसको कहेंगे। मूल मात्रकों की परिभाषाओं में 7वां है मोल। तो बच्चों मोल क्या है? 7th है मोल की परिभाषा। मोल क्या है? द्रव की वह मात्रा एक मोल कहलाती है। किसी द्रव की वह मात्रा एक मोल कहलाती है जिसमें उतनी ही संख्या में घटक कण हो, मतलब उतनी ही संख्या में कोई कण हो जितनी संख्या 0.012 केजी द्रव्यमान के कार्बन समस्थानिक 12 के में कार्बन परमाणुओं की होती है। मतलब इतना केजी का द्रव्यमान, जैसे कार्बन परमाणु 12, इसके 0.012 केजी में जितने परमाणु होंगे वो एक मोल कहलाते हैं। यह संख्या एवोगाद्रो नियतांक कहलाती है। इसे Na द्वारा भी सूचित करते हैं। और एक मोल बराबर होता है, एक मोल समझ जाइए, इसको बोलते हैं 6.023 सुविधा के लिए इंटू 10 के पावर 23 परमाणु कार्बन परमाणु। मतलब सुविधा के लिए इसको 6.022 भी यूज किया जाता है, 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु। तो बच्चों इसमें क्या है? द्रव की वह मात्रा एक मोल कहलाती है जिसमें उतनी ही संख्या में घटक कण हो जितनी संख्या में 0.012 केजी द्रव्यमान के कार्बन में कार्बन परमाणुओं की होती है। यहां पर कार्बन समस्थानिक 12 का प्रयोग करके इसको निकाला गया है, क्योंकि कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लेकिन जब परमाणु मोल को निर्धारित किया गया तो इस परमाणु का लिया गया, यह स्थायी है इसलिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक पर। तो चलिए लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक की प्रायोगिक मात्रक। लेकिन लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक को पढ़ने के पहले मानक मात्रक के गुण, इस पर हम विचार करेंगे। तो बच्चों मानक मात्रक के गुण, मानक मात्रक के गुण, मानक मात्रक के गुण, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मानक मात्रक सुविधा की दृष्टि से किसी भौतिक राशि का मापन के लिए किसी भी मात्रक का चयन कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी सुविधा के लिए भौतिक राशि के मापन के लिए किसी भी मात्रक का चयन कर सकते हैं, किंतु इसमें क्या हो जाता है कि एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इनको दूर करने के लिए ऐसे यथार्थ मात्रकों का चयन करना होगा जो कुछ प्रतिबंधों को संतुष्ट कर सके। तो मतलब मानक मात्रक के कुछ गुण होने चाहिए, जैसे यह पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। मानक मात्रक क्या होना चाहिए? यह पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, यह पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। दूसरा, इसके मान उचित होना चाहिए, इसके मान उचित होना चाहिए, इसके मान उचित होना चाहिए। और ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, ये सभी जगह बिना परेशानी के उत्पन्न किए जा सके, ये सभी जगह बिना किसी परेशानी, ये सभी जगह बिना किसी परेशानी के उत्पन्न किए जा सके, उत्पन्न किए
जा सके, मतलब कि बिना परेशानी के इनको उत्पन्न किया जा सके सभी जगहों पर। ये समय, स्थान और भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि इन पर समय, स्थान, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे देखते होंगे कि रेल की जो पटरी होती है, टेम्परेचर बढ़ने पर इनका थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब उसमें प्रसार होने लगता है। तो लेकिन मूल मात्रक के चयन के समय ऐसे होने चाहिए कि ये समय पर, स्थान, भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, ताप इससे परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये समय, स्थान, ये समय, स्थान और भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब इत्यादि से परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इत्यादि से परिवर्तित नहीं होना चाहिए, इससे ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मतलब कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि समय, स्थान और भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब से ये मात्रक जो है ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मानक मात्रक कभी भी समय, स्थान और अवस्थाओं जैसे ताप, दाब इत्यादि से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। मतलब ताप, दाब का प्रभाव से इनमें अगर परिवर्तन आता है तो समझिए कि मानक मात्रक के लिए ये सही नहीं है। ये सभी जगह, अंत है कि ये सभी जगह स्वीकृत होना चाहिए, ये सभी स्थानों पर मान्य होने चाहिए, ये सभी जगहों पर स्वीकृत होना चाहिए, ये हर जगह मान्य होना चाहिए। तो ये हो गया मानक मात्रक के गुण। तो मानक मात्रक के गुण क्या है बच्चों कि ये पूर्णतः परिभाषित, इनकी परिभाषा एक कंप्लीट डेफिनेशन होना चाहिए, इसके मान उचित होना चाहिए, ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ये सभी जगह बिना किसी परेशानी के उत्पन्न किए जा सके, ये समय, स्थान, भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब पर इनका कोई प्रभाव ना पड़े, इससे ये परिवर्तन नहीं होने चाहिए, और ये सभी जगहों पर स्वीकृत होना चाहिए। बच्चों ये मानक मात्रक के गुण थे। तो इसके बाद जो है लंबाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मूल मात्रक है, और इस लंबाई का सबसे सुविधापूर्ण मात्रक जो होता है वो मीटर है। तो लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मानक मात्रक के गुण, ये विशेष गुण है, खासकर मानक मात्रक जो भी स्टैंडर्ड चुना गया है उनके लिए होना चाहिए। जैसे कि अब जो है लंबाई के प्रायोगिक मात्रक, तो अब जो है बच्चों लंबाई मूल मात्रक है, लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। लंबाई के अन्य प्रायोगिक मात्रक में सबसे मीटर जो है लंबाई का सुविधापूर्ण मात्रक होता है। मीटर लंबाई का सुविधापूर्ण मात्रक है, लंबाई का सुविधापूर्ण मात्रक है, पूर्ण मात्रक है, जिसे हम आम तौर पर काम में लेते हैं। लेकिन बच्चों यहां मीटर जो होता है ये सुविधापूर्ण मात्रक हो गया, लेकिन फिर भी जब हमें बहुत बड़ी लंबाई जैसे पृथ्वी, सूर्य, तारे या गैलेक्सी के बीच की दूरी मापनी हो,
या बहुत छोटी लंबाई जैसे धूल कण हो गए, जीवाणु हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि के आकारों को मापना है तो हम कुछ दूसरी इकाई का उपयोग करते हैं। लेकिन अधिक दूरी के मापन के लिए पहले अधिक दूरी के मापन के लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे अधिक दूरी के मापन के लिए मापन, अधिक दूरी के मापन के लिए। तो अधिक दूरी के मापन के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसमें है प्रकाश वर्ष। पहला हो गया प्रकाश वर्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। ये दूरी का मात्रक है, लाइट ईयर्स। दूसरा है आपका एस्ट्रोनॉमिकल, खगोलीय मात्रक, मतलब खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब तीसरा है आपका पैरालैक्टिक पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक जो है पैरालैक्टिक सेकंड का छोटा रूप है। तो अधिक दूरी के मापन के लिए देखिए इसमें क्या है कि इन तीनों में सबसे छोटा है, अधिक दूरी के मापन के लिए, अधिक दूरी के मापन में सबसे छोटा प्रकाश वर्ष है, फिर खगोलीय मात्रक है, फिर पैरालैक्टिक सेकंड है। मतलब कि सबसे बड़ा जो है अधिक दूरी के मापन में अभी पारसेक। ठीक, तो प्रकाश वर्ष पहले क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की वेग गुना 1 वर्ष। मतलब कि प्रकाश का वेग निर्वात में होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, इसलिए 1 वर्ष में जितना दूर प्रकाश जाएगा वो होता है प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी निर्वात में, तो उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ये हो गया निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो मतलब 1 प्रकाश वर्ष बराबर हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग। मतलब निर्वात में प्रकाश का वेग और गुना 1 वर्ष, ये 1 वर्ष से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर लमसम, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में इतना हो गया। और 1 वर्ष में कितना सेकंड है? तो 1 वर्ष में पहले मान के चलिए 365 दिन, और 1 दिन में आपका 24 घंटा, और 1 घंटा में 3600 सेकंड हो गया। इतना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 घंटा में 3600 सेकंड। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये हो गया प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश वर्ष कितने के बराबर हो गया? 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो ये हुआ 1 प्रकाश वर्ष। मतलब निर्वात में प्रकाश का, अब 1 प्रकाश वर्ष, और यही 2 प्रकाश वर्ष होगा तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आप 3 प्रकाश वर्ष होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रकाश दूरी तय करता है वो कितना हुआ? 9.46, 9 दशमलव, मतलब 1 प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर, 1
लाइट ईयर, लाइट ईयर, ये बाबू कितने के बराबर हो गया? ये हो गया 9.46 10⁻15 मीटर। ये हो गया एक प्रकाश वर्ष, इतना दूरी। अब दूसरा है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? तो अधिक दूरी के मापन के लिए दूसरा खगोलीय मात्रक है। तो खगोलीय मात्रक का अर्थ होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ये खगोलीय मात्रक को समझा रहे हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी, सूर्य के मध्य औसत दूरी, औसत पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाता है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी इसको कहते हैं एयू। खगोलीय मात्रक कितना के बराबर हो जाएगा? एक एयू, ये बराबर हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक से ज्यादा बड़ा हो जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और तीसरा है पारसेक। मतलब पारसेक जो है, पारसेक सबसे बड़ा हो जाता है। तो पारसेक सबसे बड़ी यूनिट है। तो पारसेक क्या होता है कि वह दूरी जहां, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? वह दूरी जहां एक खगोलीय मात्रक लंबाई के चाप द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण 1 सेकेंड हो, किसी बिंदु पर आंतरिक कोण कितना होने चाहिए? 1 सेकेंड हो। 1 सेकेंड, मतलब इसको ऐसे करके सेकेंड लिखा जाता है, 1 सेकेंड हो, तो ये पारसेक कहलाता है। तो पारसेक बच्चों होता है एक पारसेक बराबर, एक पारसेक पैरेलैक्टिक सेकेंड है। एक पारसेक कितने के बराबर हो जाता है? एक पारसेक हो जाता है 3.1 10⁻16 मीटर लगभग। और इसको सबसे 3.084 10⁻16 मीटर। तो देखिए सबसे लंबाई का सबसे बड़ा यूनिट पारसेक है। इसके बाद जो हो गया आपका लाइट ईयर होता है, इसके बाद खगोलीय मात्रक होता है। तो सबसे छोटा में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये इससे बड़ा हो जाएगा आपका लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष से बड़ा हो जाएगा पारसेक। मतलब लंबी दूरी के मापन में सबसे बड़ी यूनिट जो होगी पारसेक होगा, तब लाइट ईयर, सबसे बड़ा पारसेक, तब लाइट ईयर, तब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना के बराबर है, दूसरा एक लाइट ईयर 9.46 10⁻15 मीटर, और सबसे बड़ा जो है वो आपका पारसेक। तो बच्चों प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी है निर्वात में। खगोलीय मात्रक सूर्य और पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक के रूप में व्यक्त किया गया है। अन्य प्रायोगिक मात्रक में बच्चों आज पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष और खगोलीय मात्रक के मध्य संबंध। तो प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है और खगोलीय मात्रक के बीच क्या संबंध है? तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इन दोनों के बीच संबंध हमें एस्टैब्लिश करने हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बटा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय किया गया दूरी आपका इतना है और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब ये दूरी इतना है। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा ये अनुपात आएगा, मतलब एक प्रकाश वर्ष और एक खगोलीय मात्रक का जो अनुपात है वो 6.3 इंटू 10⁻4 है। एक प्रकाश वर्ष और एक खगोलीय मात्रक का अनुपात इतना होता है। और वही चीज 1 लाइट ईयर बाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 6.3 इंटू 10⁻4। इसलिए एक लाइट ईयर बराबर होता है 6.3 गुना 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है? तो एक लाइट ईयर 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब लाइट ईयर जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना टाइम्स बड़ा हो गया? तो देखिए कितना टाइम्स बड़ा है। लाइट ईयर 63000, मतलब 63,000 गुना ये लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा है। इतना टाइम्स मोर, 63,000 गुना ज्यादा बड़ा है आपका लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तुलना में। तो लाइट ईयर इतना टाइम्स बड़ा हो गया। अब दूसरा जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष और पार्सेक के मध्य संबंध। के अनप्रायोगिक मात्रक में प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष और पार्सेक के मध्य संबंध। तो बच्चों एक पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो एक पार्सेक बटा लाइट ईयर, एक पार्सेक में इतना, एक लाइट ईयर में दिस मच क्वांटिटी। इनका अनुपात जो है 3.28 हुआ। इन दोनों का अनुपात करेंगे तो इतना आएगा। मतलब एक पार्सेक बराबर लाइट ईयर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 3.28 लाइट ईयर। तो मतलब एक पार्सेक में इतना 3.28 लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है। और बच्चों देखेंगे कि एक पार्सेक बराबर कितना हो गया? एक पार्सेक मतलब एक पार्सेक बराबर हो गया 3.28 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। एलवाई का अर्थ हो गया लाइट ईयर, इतना हो गया। तो एक पार्सेक बराबर 3.28 प्रकाश वर्ष गुना एक प्रकाश वर्ष, ये इतना के बराबर है 1 लाइट ईयर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 3.28 और एक लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? 6.3। एक लाइट ईयर में कितना हो गया? 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब एक पार्सेक पैरेलैक्टिक सेकंड का छोटा रूप है। एक पार्सेक में इतना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और एक लाइट ईयर में कितना होता था? एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। देखिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हो गया, बराबर होता था कितना? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने कितना के बराबर रखा था? तो वो था 1.5 इंटू 10⁻11 एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बच्चों अब यहाँ पार्सेक में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है? 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर में कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है? 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पार्सेक देख रहे हैं कि पार्सेक जो है लंबी दूरी के मापन में सबसे बड़ा यूनिट जो है वो आपका पार्सेक है, दूसरे नंबर पर लाइट ईयर है और तीसरे नंबर पर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब जो है हम लोग कम दूरी के मापन को भी थोड़ा सा देखेंगे। कम दूरी के मापन के लिए प्रायोगिक मात्रक में कम दूरी के मापन के लिए, अब बच्चों कम दूरी के मापन के लिए जो सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं प्रायोगिक मात्रक, वो है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर। मतलब ऐसे लिखेंगे 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। यही 2 माइक्रोमीटर हो जाए तो कितना लिखेंगे, 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 मीटर। 1.5 माइक्रोमीटर बराबर 1.5 इंटू 10 के पावर माइनस 6 मीटर। माइक्रो शब्द का अर्थ है 10 टू द पावर माइनस 6। और दूसरा है नैनोमीटर। नैनो का अर्थ होता है 10 टू द पावर माइनस 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नैनोमीटर होगा तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। लेकिन अगर हम वही भार को व्यक्त करेंगे तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे ग्राम। किलो 10 टू द पावर माइनस 9 ग्राम नैनोग्राम हो जाएगा। लेकिन यहाँ दूरी का मापन कर रहे हैं तो मीटर, अगर भार का मापन करेंगे तो ग्राम या केजी रखेंगे, समय का मापन करेंगे तो नैनो सेकेंड हो जाएगा। तो नैनोमीटर, मीटर लग गया तो लंबाई के मापन के लिए आप मीटर शब्द का प्रयोग करेंगे। तो लंबाई में और लंबाई का मापन हो रहा है। अगर यही आपका भार का होता तो नैनो केजी तो 10 टू द पावर माइनस 9, तो लंबाई है इसलिए यहाँ पर मीटर। नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मात्रक है क्योंकि इसका मान होता है 10 के पावर माइनस 10 1 एंगस्ट्रॉम में। और यह लंबाई की वह इकाई है जिसमें प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापा जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने जाने वाली इकाई है आपका एंगस्ट्रॉम। ओके। फर्मी लंबाई का वह मात्रक है, फर्मी लंबाई का मात्रक है जिसमें नाभिक के आकार को व्यक्त किया जाता है। नाभिक के आकार को व्यक्त करने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वह है फर्मी। एक फर्मी बराबर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर नाभिकीय दूरी के मापने के लिए। इसको फेम्टोमीटर भी कह सकते हैं। फेम्टोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 15। तो बच्चों ये जो था हमारा 11th लेक्चर समान विज्ञान के क्लास से आपके हर प्रायोगिक, हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए समान विज्ञान की हर तरह की परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टोनो, एमटीएस, जीडी, आरआरबी, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी, एनटीपीसी और ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप वीडियो को गौर से देखें, समझें और इनका अनुसरण करें। और आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।